नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आईपी स्टडी के वीडियो लेक्चर्स में। आज हम जिस विषय को पढ़ेंगे उसका नाम है अपठित गद्यांश तथा काव्यांश। इस पाठ में हम गद्य और काव्य के कुछ अंशों को पढ़ेंगे और उसमें नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर का हल ढूंढेंगे। तो पहले समझते हैं गद्यांश और काव्यांश क्या होता है। गद्यांश यानी कोई भी कहानी, निबंध, लेख, उपन्यास, नाटक, वो सब हमारा गद्य होता है। और उसी गद्य में से जब आप एक अंश निकाल लेते हैं, एक हिस्सा निकाल लेते हैं, तो वह गद्यांश हो जाता है। उसी प्रकार काव्यांश में आपकी सारी कविताएं आती हैं, चाहे वह एक सामान्य कविता हो, दोहा हो, गीत हो, वह सभी काव्यांश होते हैं। तो जब हम उस काव्य के यानी उस कविता के एक अंश को ले लेते हैं तो वह काव्यांश हो जाता है। तो हम इस पाठ में कुछ गद्य यानी गद्यांश और कुछ काव्यांश को पढ़ेंगे और उसमें छिपे प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला अपठित गद्यांश देखते हैं, जो आपने पहले कभी ना पढ़ा हो। हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से व्यक्ति में एक अलग ही स्फूर्ति देखने को मिलती है। व्यायाम करने वाला व्यक्ति पूरा दिन तरोताजा रहता है और जो व्यायाम नहीं करता उस पर आलस्य की भरमार रहती है। व्यायाम करने से हम अनेक रोगों से बचे रहते हैं, क्योंकि व्यायाम करने से जब पसीना शरीर से बाहर निकलता है तो अनेक बीमारियां दूर होती हैं और हम स्वस्थ बने रहते हैं। यदि आप प्रतिदिन व्यायाम करते हैं और 2 दिन तक ना करें तो खुद ही शरीर सुस्त और गिरा गिरा सा महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर को प्रतिदिन व्यायाम की आदत पड़ गई है, और जिस दिन व्यायाम ना करो उस दिन पूरा दिन ही आलस से भरा सा लगता है। तो ये था हमारा गद्यांश, जो हमने पहले कभी नहीं पढ़ा। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। हमें व्यायाम कब करना चाहिए? हमें व्यायाम प्रतिदिन करना चाहिए, यानी हमें रोज व्यायाम करना चाहिए। ये देखिए आपके गद्यांश की पहली पंक्ति में ही उसका उत्तर लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न देखिए, व्यायाम करने वाले व्यक्ति और व्यायाम ना करने वाले व्यक्ति में क्या अंतर होता है? चलिए देखते हैं। व्यायाम करने वाला व्यक्ति पूरा दिन तरोताजा रहता है और जो व्यायाम नहीं करता उस पर आलस्य की भरमार रहती है। इसका भी उत्तर देखिए आपके गद्यांश की इस पंक्ति में दिया हुआ है। व्यायाम करने वाला व्यक्ति पूरा दिन तरोताजा रहता है और जो नहीं करता उस पर आलस्य की भरमार रहती है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। व्यायाम करने से हम कैसे स्वस्थ बने रहते हैं? उत्तर है, व्यायाम करने से पसीना जब शरीर से बाहर निकलता है तो अनेक बीमारियां दूर होती हैं और हम स्वस्थ बने रहते हैं। देखिए उसका उत्तर इन पंक्तियों में दिया हुआ है। तो यदि हम रोज व्यायाम करेंगे तो पसीना होगा और उस पसीने के माध्यम से हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां हैं वह सब निकल जाएंगी। तो ये था हमारे एक गद्यांश का कुछ हिस्सा और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर। चलिए एक और गद्यांश देखते हैं। इन गीदड़ों की तुलना में एक सिंह अच्छा है। सिंह, सिंह और गीदड़, गीदड़। यही स्थिति किसी परिवार के उन सदस्यों की होती है जिनकी संख्या आवश्यकता से अधिक होती है। ना भरपेट भोजन, ना शरीर ढकने को वस्त्र, ना अच्छी शिक्षा, ना मनचाहा रोजगार। घर का मुखिया प्रति क्षण चिंता में डूबा रहता है। रात की नींद और दिन का चैन गायब हो जाता है। बार बार दूसरों पर निर्भर होने की विवशता, बार बार सम्मान और प्रतिष्ठा से समझौता। अगर दुर्भाग्य से घर का मुखिया ना रहा तो आश्रितों का कोई ठिकाना नहीं। अतः जरूरी है कि परिवार छोटा हो। तो हमने अभी एक गद्यांश पढ़ा जो परिवार के ऊपर है कि परिवार जितना छोटा होता है उतनी ही व्यवस्था सही होती है, अच्छी होती है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं।
उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो आप इस गद्यांश से संबंधित कोई भी शीर्षक जो आपको समझ आए और गद्यांश से मिलता जुलता हो वो लिख सकते हैं। चलिए एक उदाहरण के तौर पे देखते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार। अब ये परिवार से संबंधित भी है और इन 4 शब्दों में गद्यांश का संक्षेप रूप हम देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न, परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने से क्या हानि होती है, यानी परिवार में जब लोग ज्यादा हों तो उससे क्या नुकसान होता है। तो परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने से उन्हें भरपेट भोजन, वस्त्र, अच्छी शिक्षा एवं रोजगार दिलाना कठिन होता है। अब देखिए हमने यहाँ पर इसका उत्तर देखा जो इन पंक्तियों में दिया हुआ है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का सार 1/3 शब्दों में लिखिए, यानी आपको इस गद्यांश का सारांश लिखना है, सार लिखना है, समरी लिखनी है। कितने शब्दों में? 1/3 यानी 1/3 वर्ड्स में आपको इसकी समरी लिखनी है। चलिए इसका एक नमूना देखते हैं। अर्थाभाव की वजह से कई कुपोषित और रोगी बच्चों से अधिक एक स्वस्थ व सुंदर बच्चा होना अच्छा है। बच्चों की संख्या अधिक होने से उनकी देखरेख निम्न स्तरीय और जीवन में सुख, चैन व सम्मान की कमी रहती है। अतः छोटा परिवार ही वास्तविक सुख का आधार है। तो ध्यान रहे आप इसे अपने शब्दों में लिखेंगे और सही और शुद्ध शब्दों का प्रयोग जरूरी है। तो यह था गद्यांश का दूसरा उदाहरण। तो हमने गद्यांश के 2 उदाहरण देखे। अब चलते हैं काव्यांश की ओर, जो है अपठित काव्यांश, यानी ऐसा काव्य का अंश जो आपने पहले ना पढ़ा हो। चलिए पहला उदाहरण देखते हैं। लाठी लेकर भालू आया, छम 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 छम, ढोल बजाता मेंढक आया, ढम 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 ढम, मेंढक ने ली मीठी तान और भालू ने गाया गान। तो यह कविता का एक छोटा सा अंश था। अब इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। लाठी लेकर कौन आया है? यहाँ देखिए लाठी लेकर भालू आया है, तो इसका उत्तर होगा भालू लाठी लेकर आया। दूसरा प्रश्न, मेंढक कैसे आया? तो मेंढक ढोल बजाता हुआ आया, तो उत्तर हो सकता है मेंढक ढोल बजाता हुआ आया। तीसरा प्रश्न, ढोल कैसे बजा? अब यहाँ ढोल की तान दी हुई है, ढम 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 ढम, जो आप इसी तरह से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, मेंढक ने कैसी तान ली? यहाँ लिखा है मेंढक ने ली मीठी तान, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यह था काव्य का एक अंश। चलिए काव्य का एक और उदाहरण देखते हैं। क्षमा दया तप त्याग मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र सुयोधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा, क्षमाशील हो रिपु समझ तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरव ने तुमको कायर समझा उतना ही, क्षमा शोभती उसी भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। तो ये था हमारे काव्य का एक अंश। अब यहाँ जो प्रश्न दिए हैं वो MCQ यानी बहुवैकल्पीय प्रश्न के तौर पे हैं। चलिए इनके प्रश्नों को देखते हैं। कविता में नर व्याघ्र किसे कहा गया है? यहाँ देखिए कविता में नर व्याघ्र सुयोधन को कहा गया है, तो उत्तर हो जाएगा सुयोधन को। अगला प्रश्न है, क्षमा कैसे भुजंग को शोभा देती है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा विषधर को। देखिए क्षमा शोभती उसी भुजंग को, भुजंग यानी सांप। अगला प्रश्न है, किसने पांडवों को कायर समझा? उत्तर होगा कौरवों ने। यहाँ देखिए दुष्ट कौरव ने तुमको कायर समझा उतना ही, तो कौरव ने क्या समझा? पांडवों को कायर समझा। आखिरी प्रश्न, गरल का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो गरल का शाब्दिक अर्थ होता है विष। तो ये था हमारा काव्यांश का दूसरा नमूना। तो आज हमने इस कक्षा में पढ़ा गद्यांश और काव्यांश के बारे में। तो ध्यान रहे गद्यांश और काव्यांश को पहले ध्यानपूर्वक पढ़िए, समझिए, उसके बाद उसमें दिए प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिए। तो आज की कक्षा यही समाप्त होती है। अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से नए विषय के साथ।
तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।